ओके, चलो ध्यान देना, शुरू कर रहे हैं। जीएसटी का अपना टॉपिक है आज का। तो देखो, टैक्सेशन का जो पेपर है आपका, पेपर नंबर 4 ग्रुप 1 का, तो टैक्सेशन के पेपर में 2 पार्ट्स में इंस्टीट्यूट ने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो वेटेज आपको ध्यान में रख के फोकस करना होगा, प्रिपरेशन वैसे करना है। तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट इज 50 मार्क्स, सेकेंड पार्ट इज 50 मार्क्स। फर्स्ट पार्ट में डायरेक्ट टैक्स के टॉपिक्स को कवर किया हुआ है और सेकेंड पार्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट पोर्शन 50 मार्क्स का है डायरेक्ट टैक्स का, उसमें एक ही एक्ट है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। तो जो आप इनकम अर्न कर रहे हो अपने बिजनेस से, प्रोफेशन से, रेंटल इनकम आप अर्न कर रहे हो या कैपिटल गेन आपको हो रहा है, शेयर्स आप सेल कर रहे हो, ज्वेलरी सेल कर रहे हो, किसी भी टाइप का आपको प्रॉफिट या इनकम अगर हो रही है, डिविडेंड इनकम है, वो सारी इनकम के ऊपर जो आपको टैक्स पे करना होता है, वो टैक्सेशन इनकम टैक्स वाले पार्ट में कवर होगा। ऑन दी अदर हैंड जो पार्ट बी अपने सिलेबस का है, वो भी 50 मार्क्स का वेटेज मैंने आपको बोला, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में 2 टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। एक जीएसटी के बारे में है, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी सबसे पॉपुलर टैक्स का सिस्टम है जिसके बारे में हर किसी को पता है। मतलब आपने टैक्सेशन पढ़ा हो, आप प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन जीएसटी के बारे में सबको पता है। बिकॉज कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर आप परचेज करते हो तो आपने उसमें जीएसटी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे किया ही होगा। नोइंगली या अननोइंगली आप जीएसटी तो पे कर ही रहे हो, बिकॉज दैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, वैसे ही दूसरा टैक्स है कस्टम लॉ, जिसकी अपने बात प्रीवियसली कर रहे थे। तो कस्टम लॉ इज बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। आप कभी भी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करो आउट ऑफ कंट्री से, या यहाँ से कोई गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स एंड एक्सपोर्ट टैक्सेस। क्लियर? अभी हमारा जो आज का टॉपिक है यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, तो ये भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिवीजन है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स उसको हम इस तरीके से इसलिए ट्रीट कर रहे हैं बिकॉज वहां पे जो इनकम अर्न कर रहा है, जैसे सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज कर रहा हूँ, मेरी प्रोफेशनल इनकम है, तो इस इनकम पे जो भी टैक्स बनता है वो मैं खुद जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ही अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा, मैं ही उस पर टैक्स कैलकुलेट करूंगा और जितना टैक्स बनता है उतना मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। फिर वो वेरीफाई करेंगे कि मैंने ठीक से सब कुछ कैलकुलेट किया है कि नहीं। बट मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है, मैं डायरेक्टली जाके सबमिट कर रहा हूँ, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी में सिचुएशन रिवर्स है। एकदम बेसिक आपको एग्जांपल दूं जहां आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। आप कहीं पे भी कोई कैफे या रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने कभी ना कभी तो गए होंगे जीएसटी आने के बाद। जीएसटी को आए हुए 5 साल पूरे हो गए, अभी लास्ट मंथ ही 5 साल कंप्लीट हुए। 1 जुलाई बर्थ डेट था, तो पूरे 5 साल का हो चुका है ये। ठीक है, अब लास्ट 5 ईयर्स में आप कभी ना कभी कहीं रेस्टोरेंट में, कैफे में, होटल में कुछ खाने पीने गए होंगे, तो आपने देखा बिल के अंदर वो जीएसटी का अमाउंट चार्ज करते हैं आपसे। अब ये जो जीएसटी है ये तो टैक्स है, लेकिन आप ये टैक्स किसको पे कर रहे हो, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाके पे कर रहे हो या फिर होटल वाले को पे कर रहे हो? तो होटल वाला वो टैक्स अपनी पॉकेट में ही रख लेता है, उसकी इनकम है, या फिर वो जाके आगे गवर्नमेंट को सबमिट करता है, गवर्नमेंट को सबमिट करता है। अच्छा, आप ये सोचो पूरे इस ट्रांजेक्शन में एट द एंड टैक्स किसकी पॉकेट से गया? कंज्यूमर के। ठीक है, जो होटल में खाना खाने गया उसकी पॉकेट से गया, और टैक्स किसकी जेब में गया एंड में? गवर्नमेंट की जेब में। तो यहाँ पे जो बीच में सर्विस प्रोवाइडर है, जो रेस्टोरेंट ओनर है, वो कौन है? इंटरमीडियरी। एक हाथ से पैसे ले रहा है, दूसरे हाथ जाके पैसे सबमिट कर रहा है, इन बिटवीन उसके हाथ में कुछ बचने वाला नहीं। तो क्या जीएसटी का जो भी अमाउंट वो कलेक्ट करता है उसमें से कुछ हिस्सा वो रख सकता है कमीशन? बोले नहीं, मार्केट में कमीशन तो होता है ना। फिर हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, बोले देखो मैंने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया तब आपको कमाई हो रही है, तो 2% कमीशन रहेगा मेरा, चलेगा ऐसा? गवर्नमेंट बोलेगी आप हमसे कमीशन लोगे, हम पूरी दुनिया से कमीशन ले रहे हैं, आप हमसे ले रहे हो, नहीं चलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो होटल वाला है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर से जीएसटी कलेक्ट कर रहा है और आगे गवर्नमेंट को सबमिट कर रहा है। तो ये जो टैक्स आपकी पॉकेट से गया, ये इनडायरेक्टली वो होटल वाले के हाथों से गवर्नमेंट तक पहुंचा, डायरेक्टली आपने जाके गवर्नमेंट को पे नहीं किया। अब सोचो अगर इसमें भी डायरेक्ट टैक्सेशन का सिस्टम होता तो आप रेस्टोरेंट में शायद खाना खाने ही नहीं जाते। बोले यार मैकडोनल्ड में जाएंगे, बर्गर खाएंगे, बिल आएगा, फिर इसको लेके कल जीएसटी ऑफिस जाना पड़ेगा टैक्स पे करने, छोड़ो नहीं खाना है घर पे बना लेंगे। आया समझ में? तो वो बिजनेस जो है ना वो चल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ना इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम इसलिए रखा है कि कंज्यूमर को जितना कन्वीनियंस फील होगी, कंज्यूमर उतना ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा आपकी गुड्स या सर्विसेज को बाई करने में। और ये एज अ कंज्यूमर आपने अलग हर जगह जो है फील किया होगा, कहीं पे भी एज अ कंज्यूमर, एज अ बायर, आपको थोड़ी सी भी परेशानी उठानी पड़ेगी ना तो आप दूर भागोगे, बोले छोड़ो यार जाने दो, इंटरेस्ट नहीं लोगे। लेकिन कन्वीनियंट होगा ना तो आपको क्विक सर्विस मिलेगी तो आप इमीडिएटली जाओगे। तो आप ही सोचोगे अगर रेस्टोरेंट में ऐसा सिस्टम हो कि खाना रेस्टोरेंट में खाना है, बिल उसको पे करना है, लेकिन उस पर जो जीएसटी है वो अगले दिन जाकर डिपार्टमेंट को पे करना है, तो फिर कोई भी सोचेगा बोले छोड़ो यार ये झंझट में कौन पड़ेगा, आप जीएसटी भरने जाओ। तो सर्विस भी अवेल करो, टैक्स भी दो, और टैक्स भरने सरकार के डिपार्टमेंट में रेगुलर बेसिस पे जाओ, तो ये चीज तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी।
मतलब किसी को टैक्सेशन का नॉलेज नहीं है तो भी उसको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि होटल में खाना खाने के बाद जीएसटी भरने जाना है, उसका क्या प्रोसीजर है। समझ में आया? तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, इसलिए ऐसा बोला कि जो सर्विस प्रोवाइडर है होटल वाला वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लेगा और वो डिपार्टमेंट को पे कर देगा। अब देखो, जिसको बिजनेस चलाना है ना, उसकी मजबूरी है, उसकी जरूरत है, तो उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ये बर्डन डाल रही है ना, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता नहीं बिजनेस नहीं करना, बोले कोई बात नहीं भाई, अब ये झमेला है, झेल लेंगे, कमाने को तो मिलेगा। लेकिन कंज्यूमर को बोलोगे तो होटल में खाना खाने जा रहा है तो जाके जीएसटी भर के आना, वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इसको इनडायरेक्ट तरीके से वो वसूल कर रहे हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिवीजन है, ये क्यों हो रहा है समझ में आया? किस बेस पे हो रहा है? क्लियर है? तो हमारा जो टॉपिक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी जो नाम दिया हुआ है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये टैक्स किसके ऊपर लग रहा है, गुड्स पे और सर्विसेज पे, इसलिए नाम वैसे रखा है, दैट इज जीएसटी। ये आप ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स या जो इनकम टैक्स है वो असेसी पे, पर्सन पे लगता है। अब वो पर्सन कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई एलएलपी, कोई पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कभी भी किसी पर्सन पे अप्लाई नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होता है गुड्स पे और सर्विसेज पे, अदर देन पर्सन। आया समझ में? इसमें भी गुड्स और सर्विस बोला है, गुड्स में भी आपको पता होगा मूवेबल, इमूवेबल, तो इमूवेबल पे नहीं आता है, ये भी क्लियर कर रहा हूँ। गुड्स मतलब सिर्फ मूवेबल कैटेगरी के गुड्स। इमूवेबल गुड्स में क्या आएगा? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो जीएसटी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए वो हम डिटेल में बात करेंगे, बट मेजरली इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती। फिर भी आपने कहीं सुना होगा, बोले नहीं सर प्रॉपर्टी खरीदते उसमें भी जीएसटी तो लगता है, उस पॉइंट पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी आप ध्यान रखो कि गुड्स और सर्विसेज पे ये टैक्स लगने वाला है। आया समझ में? अब इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं कि ये जीएसटी एग्जैक्टली है क्या। मैं अभी सिर्फ आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज, ताकि फिर हम जब सेक्शंस में जाएं तो आपको क्लैरिटी आए कि एग्जैक्टली है क्या। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है जीएसटी का, तो ये आया कब? 2017 में, 1 जुलाई 2017, दैट इज द बर्थ डेट ऑफ जीएसटी, जिस दिन ये अप्लाई हुआ था। मे भी तब आपने न्यूज चैनल्स पे देखा होगा, रात को 12 बजे मोदी जी ने पार्लियामेंट ओपन करवाया, और ये भी नया सिस्टम था कि भाई रात को 12 बजे पार्लियामेंट में एक्ट पास हो रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके पहले के जो भी एक्ट थे वो रेगुलर जो वर्किंग आवर्स होते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे पार्लियामेंट ओपन होगा तो वहां पे वो एक्ट पास होगा। तो ऐसे रात को 12 बजे स्पेशली पार्लियामेंट ओपन करवा के वहां पे वो बेल बजा के जो है उसको वेलकम किया जीएसटी को, तो पब्लिक भी सेलिब्रेट कर रही है, बोले जीएसटी आ रहा है, बोले आ कहाँ रहा है, टैक्स भरना है, तो उसमें कौन सा कोई कैशबैक स्कीम आ रही है जो आपको पैसे वापस मिलने वाले। तो उसकी मार्केटिंग और हाइप इतना हो गया था ना जब जीएसटी आया, तो हर किसी के दिमाग में वही था, और किसी का और कोई बात करने को ही नहीं है कि जीएसटी है, ये है, वो है। अब ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन जो भी है अब है। तो इसके पहले क्या था वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जीएसटी आने से किसी का फायदा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, ये फैक्ट है। एज ए स्टूडेंट आपका फायदा ही फायदा हुआ, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। बिकॉज जीएसटी आने से पहले जो टैक्सेस थे इंडिया में वो बहुत अलग अलग नाम से वेराइटी ऑफ टैक्सेस चार्ज किए जा रहे थे, और इस वजह से जो बिजनेसमैन है वो तो परेशान होते थे क्योंकि हर एक्ट के रिकॉर्ड्स अलग मेंटेन करो, सबका डिपार्टमेंट अलग, और एज ए स्टूडेंट हम परेशान होते थे क्योंकि अलग अलग एक्ट पढ़ने पड़ते थे। इन्होंने क्या किया, बोला कि यार अलग अलग नाम से इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन सिस्टम है, क्यों ना इसको सिंप्लीफाई करके एक ही नाम से प्रेजेंट कर दे। तो जीएसटी एक्चुअली में और कुछ नहीं है, पुराना प्रोडक्ट नई पैकिंग में बेच रहे हैं, इतना आप समझ लो। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट आपने सुना? पुराना प्रोडक्ट खराब है उसको रिपेयर करके नए पैकिंग में वापस नया बना के बेच दिया। जीएसटी में एक्चुअली में गवर्नमेंट ने वही किया है, कुछ भी नया नहीं है। जो हम पुराना पढ़ रहे थे, मैं पढ़ा रहा था, वही चीजें हैं, लेकिन अलग अलग नाम से जो टैक्सेस थे ना उनको एक नाम दे दिया, और एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम का एक आपके सामने एक सेटअप रख दिया, जिससे आपको टैक्सेशन का सिस्टम समझने में आसानी हो, और बिजनेसमैन और ट्रेडर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उसको मैनेज करना ईजी हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीएसटी आने से चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई है, कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हुई है, और वो चीज हम जब पढ़ेंगे तो आपको मैं रिलेट करवाता भी जाऊंगा। अब कितने ऐसे टैक्सेस थे जिनको हटा के एक जीएसटी लेके आए, दैट नंबर इज 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनको मर्ज करके एक सिंगल जीएसटी जो है वो लेके आ गए। इसमें आपने कुछ कॉमन टैक्सेस के नाम अगर सुने हो, एक्साइज ड्यूटी करके एक टैक्स लगता था जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, मतलब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना तो सरकार को आप एक्साइज ड्यूटी भरोगे। अच्छा, सर्विस प्रोवाइड करने पे लगता था सर्विस टैक्स, वो सर्विस टैक्स भी एक था। एक वैल्यू एडेड टैक्स था जिसको वैट अपने बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से लग रहे थे, अब इन सबके बदले जीएसटी आ गया। तो अब हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, 2017 के पहले हम सर्विस टैक्स पे करते थे। आया समझ में? तो ये भी चेंज हो गया, इससे कन्वीनियंस हो गई, ठीक है। तो ये सारा जो बेनिफिट है हमको मिल रहा है कि अब अलग अलग टैक्सेस पे नहीं करने। बिजनेसमैन के लिए बड़ी मुसीबत थी, एक्साइज का डेटा अलग, वैट का डेटा अलग, अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस टैक्स के रिकॉर्ड्स अलग, डिपार्टमेंट्स अलग, रिटर्न फाइलिंग डिफरेंट, तो पूरा साल ना वो टैक्सेशन के सिस्टम में घूमता रह जाता था। अब क्या हो गया कि एक डिपार्टमेंट है, एक टैक्स है, एक ही नाम से कलेक्ट करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और उल्टा ये है कि सारा काम ऑनलाइन कर दिया, बेस्ट काम। जीएसटी स्टार्ट करते ही गवर्नमेंट ने, वो डिजिटल इंडिया वाला मूवमेंट भी चल ही रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पेपर वर्क नहीं करवाना है,
आपको भी सीखना पड़ेगा ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन जाना ही और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जीएसटी में एक भी आपको फाइल मेंटेन नहीं करनी, एक भी रिटर्न फिजिकल फाइल नहीं होता, डिपार्टमेंट में जाना नहीं है। जो भी काम है वो कंपलसरीली वेबसाइट पे होगा, फिजिकली कुछ नहीं होगा। आया समझ में? और वेबसाइट जो जीएसटी का पोर्टल उन्होंने सेटअप किया वो भी प्राइवेट कंपनीज को दिया है टेक्निकल मैनेजमेंट के लिए। इन्फोसिस को सारा काम दे रखा है। तो इन्फोसिस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट जो है वो देखती है जीएसटी पोर्टल का और इनकम टैक्स की वेबसाइट का, ताकि उसमें ब्रेकडाउन या शटडाउन वाला इशू ना आए। क्योंकि इसमें अगर गवर्नमेंट खुद मैनेज करने गई तो वेबसाइट कितनी चलेगी, कैसे चलेगी, वो अपने को पता है। गवर्नमेंट को खुद को पता है कि हमसे नहीं होगा, तो बोले प्राइवेट कंपनी को दो जो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में दे रही है, तो अपना जो भी है सेटअप वो लोग ही संभाल लेंगे। तो उसका वो लोग गवर्नमेंट से फीस चार्ज करते हैं, ऑब्वियसली पूरे साल का पैकेज रहता है। लेकिन इन्फोसिस ये दोनों पोर्टल जो है वो हैंडल कर रही है। तो सारा काम कैसे हो रहा है? ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। ये आ गया समझ में? अब जीएसटी जो है ये क्या वर्ल्ड में कुछ नया है, यूनिक है, या फिर और भी कंट्रीज में ऐसे टैक्सेशन के सिस्टम है? तो हिस्ट्री में देखा जाए तो हम काफ़ी पीछे हैं। 1954 में सबसे पहले ऐसा सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आया था फ्रांस में। तो उन्होंने जीएसटी, नाम अलग होगा एक्ट का, लेकिन जीएसटी जैसा कानून कि भाई पूरे देश में एक ही टैक्स होगा, तो सबसे पहले 1954 में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और उसके बाद वर्ल्ड के काफ़ी कंट्रीज ने इसको धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में 170 to 180 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड के जिसमें ऐसा सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है। और हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो 160 ऑलरेडी थे। तो 200 के आसपास तो कंट्री हैं, 200-205 कंट्रीज में से 160 ऑलरेडी थे। तो हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगा इम्प्लीमेंट करने में। अब इंडिया को ना बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज के साथ डायरेक्ट कंपेयर करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अपना सिस्टम और बाकी कंट्रीज का जो सिस्टम है उसमें बहुत फर्क है। छोटे छोटे कंट्रीज है ना, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, ये सब बहुत छोटे कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में सिंगल टैक्सेशन सिस्टम लगाना कंपेरेटिवली ईजी है, बिकॉज पॉपुलेशन भी बहुत कम है और सिंगल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। अभी अपने यहाँ आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो फेडरल और यूनिटरी की बात कर रहे थे, तो वो सिस्टम डिफरेंट है। लेकिन वर्ल्ड के हर कंट्री में ऐसा नहीं। अच्छा, पॉपुलेशन तो आप देख ही रहे हो, उसमें तो पूरे वर्ल्ड, मतलब पूरा वर्ल्ड अपने से पीछे चल रहा है, सिर्फ चाइना आगे। और कल ही रिपोर्ट आई है कि कुछ 1-2 साल में आया, पढ़ा होगा आपने, अभी रिसेंट कल की न्यूज़ थी कि टेक ओवर कर लेंगे, टाइम लगने वाला नहीं। तो ठीक है, मेहनती लोग हैं अपने कंट्री में सारे, तो बोले वर्ल्ड में नंबर 1 तो हम ही बनेंगे हर चीज़ में। तो इकोनॉमी में भी नंबर 1 बनेंगे और पॉपुलेशन में भी किसी को मतलब आगे नहीं रहने देंगे। तो चाइना को टेक ओवर अपने कर ही लेंगे। अभी सिचुएशन में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ा कंट्री, इतनी सारी चीज़ें, तो सिंगल टैक्सेशन सिस्टम पे जाना उतना ईजी भी नहीं था। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का विल पहले नहीं रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पर वो लोग शिफ्ट हुए। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जीएसटी जो 2017 में आया, इसका फर्स्ट प्रपोजल पार्लियामेंट में रखा गया था। इसकी बात शुरू हुई थी 1999 में, 1999 में, ठीक है। तो तब बात शुरू हुई थी कि भाई ऐसा सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आना चाहिए। और तब एक पार्टी ने प्रेजेंटेशन दिया पार्लियामेंट में जो रूलिंग में थी, दूसरी ने अपोज कर दिया, बोले नहीं, इससे देश को खतरा है। देखते हो ना न्यूज़ पे, उनके स्टेटमेंट भी ऐसे बड़े बड़े आते हैं ना, जैसे जीएसटी नहीं हो, कोई टेररिस्ट आ गया वैसे रॉकेट लॉन्चर लेके कि ये चला दिया ना तो देश बर्बादी हो, न्यूक्लियर मिसाइल है कोई। तो ऑपोजिशन ने बोला, बोले नहीं, इससे देश को खतरा है। तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी 99 के आसपास, उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो कांग्रेस ने अपोज किया। फिर कांग्रेस आ गई 2004 में, तो बोले नहीं, जीएसटी अब अच्छा है क्योंकि हम लेके आ रहे हैं। तो बोले नहीं, जीएसटी का प्रपोजल वापस रखा। अब जैसे उन्होंने प्रपोजल रखा, बीजेपी वाले बोले नहीं, पहले देश को खतरा था, अभी भी खतरा है, कैसे पॉसिबल है? नहीं, आपने ही बोला था खतरा है, तो अब ये नहीं आने देंगे। तो वापस वो चीज़ जो है वो डिले होती गई। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अपने इंडिया में जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, जो भी पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी फ्रेम की है, वो अलायंस वाली गवर्नमेंट है। अलायंस वाली गवर्नमेंट क्या होती है पता है? सारी सीटें अपने को नहीं मिली है, ठीक है। आजकल तो ऐसे ही चलता रहता है ना, मतलब आपको सीट कम पड़ रही है, दूसरे के एमपी एमएलए खरीद लो, पैसा होना चाहिए, बाकी सरकार बन जाएगी आपकी। महाराष्ट्र में भी आपने देखा क्या चल रहा था, ठीक है। तो वही सब तोड़फोड़ चलती रहती है कि इधर के एमएलए लेके आ गए, उधर के एमपी लेके आ गए, अपने साथ मिला लिए, और एमपी एमएलए को भी कोई शर्म नहीं रह गई है, तुरंत इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। सिद्धू का देखा ही होगा आपने न्यूज़ पे, पहले मोदी जी बहुत खराब थे, अब मोदी जी बहुत अच्छे हैं, पहले सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, अब बहुत खराब, कुछ भी चल रहा है। कभी भी पार्टी इधर से उधर हो जाती है, तो पैसा जहाँ पे आएगा ज्यादा वहाँ पे चले जाएंगे, और पोस्ट जहाँ पे मिलेगी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये ऑपोजिशन जो है वो चलता रहा, बिकॉज अलायंस की गवर्नमेंट थी। अलायंस में क्या होता है ना, 5-10 पार्टियां मिलकर एक सरकार बना के चला रही है। अब उसमें ना हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, भाई हमारा भी ये एक मंत्री होना चाहिए, हमारे को भी ये मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाएंगे, सपोर्ट खींच लेंगे, दूसरे के साथ चले जाएंगे। फिर वो आता है ना, पार्लियामेंट में आपको मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, वो सब धमकियां अंदर अंदर ये लोग देते रहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेना भी चाहे, तो अगर अलायंस वाली पार्टीज अगर रेडी नहीं है ना, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये प्रॉब्लम अपनी हिस्ट्री में पॉलिटिकली इतने साल से रहा, अंटिल 2014। अब उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंडिविजुअल पार्टी को इतनी सीट्स मिली है, तो उनको अलायंस की जरूरत कम पड़ी और मेजोरिटी में वही लोग थे। उसका बेनिफिट ये है कि डिसीजन लेते टाइम किसी को मनाना नहीं पड़ेगा,
कोई नाराज हो गया, कोई माना नहीं, उसको ये रिश्वत दी, उसको वो ऑफर किया, कुछ नहीं, जो डिसीजन लेना अब ले लेंगे। तो लोकसभा में तो मेजोरिटी सीट्स मिली, धीरे धीरे राज्यसभा में भी काफी मेजोरिटी उन्होंने गेन कर ली। अब ऐसा है कोई भी बिल पास करना है ना तो किसी को मनाने की जरूरत नहीं। उसी का एडवांटेज हुआ लास्ट में कि अब कोई अपोज करता भी है तो करे, फर्क कुछ नहीं पड़ता। और 2014 टू 17 में सिचुएशन हो भी गई थी कि मेजोरिटी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बीजेपी थी और सेंट्रल में भी बीजेपी थी, तो क्या स्टेट वाले अपोज करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट 5-7 स्टेट्स में ही थी जहाँ रीजनल पार्टीज थी, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि उनको वो बेनिफिट भी मिल गया कि हम कुछ भी करेंगे ना, अभी अपोज करने वाले बहुत कम लोग हैं, रेयरली कोई है, और जो है वो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसी की वजह से ये जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाया, अदरवाइज नहीं होता। तो आप 1999 से अगर गिनोगे 2017 तक तो पूरा 18 ईयर्स का एक गैप है जब से जीएसटी की बात हुई, और जब वो इम्प्लीमेंट हुआ तो पूरे 18 साल का हो चुका था। समझ में आया? वो भी सही है ना, मेजर हो गया ना, एडल्ट हो गया। हाँ, अब बोले अब देश का बर्डन तो संभाल लेगा, 18 साल का हो चुका है, तो अब जीएसटी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो 18 ईयर्स लग गए एक सिस्टम की बात शुरू होते उसको इम्प्लीमेंट होने में। तो ये प्रोसीजर कितना स्लो है और इससे कहीं ना कहीं कंट्री को नुकसान भी कितना होता होगा, वो देखने वाली बात है। बट अब ये चीज़ इंप्लीमेंट हो गई। अच्छा, इंप्लीमेंट होने के बाद भी जीएसटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, तब आपने देखा भी होगा, लोगों ने इतना हल्ला मचाया था, प्रोटेस्ट हुए थे, या अपना टेक्सटाइल मार्केट में भी काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। वो सब चीज़ें जेन्युइन भी थी, और प्रोटेस्ट मतलब होटल इंडस्ट्री से ही बहुत अपोजिशन हुआ, ये वो। अब गवर्नमेंट ने तब ये बोला कि देखो हम जीएसटी लेके आ रहे, ये चीज़ अभी करनी ही पड़ेगी, और हमें भी पता है कि कोई भी एक्ट अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी इतना एक सिंगल एक्ट पूरे नेशन के लिए, तो आप ही सोचो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, तब 120-125 होगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे इतना एक सिंगल एक्ट लगाना, और वो एक्ट से सब लोग खुश होंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप सोचो, अगर आपकी सोसाइटी में, जैसे आप कहीं पे भी रहते हो, तो वहाँ पे 20 लोग 50 लोग अगर रहते होंगे, उनमें भी एक यूनानिमस डिसीजन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। देखा होगा आपने, सोसाइटी की मीटिंग में देखा है कभी? वो पहले गैंग बनी होती है, ये 5 लोग एक तरफ है, ये 4 लोग एक तरफ है, वो एक ऐसा है जो किसी की नहीं सुनेगा, ऐसे कैटेगरी के लोग होते हैं, है ना? तो 50 लोगों को इकट्ठा करके एक डिसीजन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वो जो कमिटी में होते हैं बोले मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, वो रेजिग्नेशन जेब में लेके घूम रहा होता है कि मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। फिर बाकी लोग मनाने आएंगे, बोले नहीं नहीं आप ही संभालो, हमसे तो होने वाला नहीं, रेजिग्नेशन मत दो। वो सब चलता रहता है। तो आप सोचो 125 करोड़ की पॉपुलेशन को एक एक्ट के लिए कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट गवर्नमेंट के लिए भी होगा। तो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब सबने बोला थोड़ा जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया, इस पर और काम होना चाहिए था। गवर्नमेंट ने बोला हमें भी पता है कि हमने जल्दबाजी में किया, बट यही राइट टाइम था, और डिले करना सही भी नहीं था, बिकॉज 2019 में फिर से इलेक्शन थे। समझ में आ रहा है? ये भी गवर्नमेंट को बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है, और ये सीखने वाली बात है। अब 2014 में जीत गए, 2019 में वापस इलेक्शन है। इलेक्शन के पहले ना पब्लिक को झटका नहीं दे सकते यार। समझ में आ रहा है? पब्लिक ना मूडी होती है, वोट करते टाइम मूड खराब है, तो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हम नाराज हैं, हम दूसरी पार्टी को वोट देके आ जाएंगे। आपने काम अच्छा किया बुरा किया वो मैटर नहीं करता, ये एक्चुअली होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर है। तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है, जितने झटके देने हैं ना, बीच में दे दो। 5 साल का जो एवरेज ड्यूरेशन है ना, मीन मीडियन नहीं निकालते वहां पे। अब आपने देखा भी होगा 2016 और 17 डिमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी, ठीक है, तो ये सब झटके उन्होंने तब दे दिए। फिर 18 के बाद शांत हो गए, बोले अभी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक करना है। फिर 2019 में वोट मिल जाएंगे, फिर 24 तक अपने बीच में जो करना है वो कर सकते हैं। फिर पेट्रोल के दाम बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट को कैलकुलेशन पे चलना पड़ता है कि वोट नहीं जाने चाहिए हाथ से। तो 16-17 में उनके पास टाइम था कि यही मौका है झटका देने का। झटका दे दिया, पब्लिक नाराज भी होगी, थोड़ी परेशान भी होगी, नया कुछ आएगा तो चेंज में थोड़ा प्रॉब्लम आता भी है। तो 2019 तक ना सेट हो जाएगी, फिर हम मना लेंगे कि नहीं वोट हमको ही दो, आगे के 5 साल भी हम संभालेंगे, ऐसा करके। तो वो टाइमिंग भी उनको देखनी पड़ती है। तो बोले हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम एक्ट में आएगा तो हम सुनने को रेडी है, और हम उस पर वर्क करके ना उसको कंटिन्यूसली रिपेयर करते रहेंगे। और ये बात पे उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया भी है। जो उनकी काउंसिल बनाई है, रेगुलरली वो लोग मीटिंग्स करके जीएसटी में इतने इंप्रूवमेंट किए। वो इंप्रूवमेंट जब मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको टाइम एंड अगेन बताता जाऊंगा कि ये सारे अमेंडमेंट्स हमने वहाँ पे देखे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने जो वहाँ पे कमिट किया था कि हम रिपेयरिंग करेंगे, इसका इंप्रूवमेंट करेंगे, वो पूरा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं। क्लियर यहाँ तक? तो ये इसकी हिस्ट्री है 1999 से 2017 तक आते आते कैसे एक्ट इंप्लीमेंट हुआ। क्लियर, पता चला? अब बात कर लेते हैं रेट्स की, और जो चार्ज करने वाली अथॉरिटी उनकी। जो भी टैक्सेशन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, टैक्स या तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और इन्होंने क्या है, बांट रखा है कि भाई आप भी लूटो, हमें भी लूटने दो, मिल बांट के कमाएंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा। जीएसटी को अपोज करने का जो एक रीजन है कि क्यों 18 साल तक हर पार्टी अपोज करती रही, उसमें प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, एक अलायंस वाली गवर्नमेंट, और क्या था, हर स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो ऐसा वो मेजोरिटी किसी एक के कंट्रोल में नहीं था, जैसा अभी रिसेंटली हुआ। तो इस सिचुएशन में ये था, जो पहले के जो पुराना सिस्टम था, जैसे मैंने आपको बोला एक्साइज ड्यूटी, फिर हमने बात की सर्विस टैक्स, फिर मैंने आपको बोला वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये टैक्सेस में से ना आधे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, आधे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अपने गुजरात में रह रहे हैं
तो गुजरात के लोगों के बीच में, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट जो भी है, गुजरात में अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो, तो वहां पे ना लोकल टैक्सेस में आता था वैल्यू एडेड टैक्स, उसको स्टेट टैक्स बोलते हैं। तो गुजरात के अंदर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन अपने बोलेंगे, विद इन द स्टेट, तो वो ट्रांजेक्शन में क्या लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वो टैक्स किसकी पॉकेट में जाता था, गुजरात गवर्नमेंट की पॉकेट में। अब अगर महाराष्ट्र के दो लोग महाराष्ट्र में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन, सेल परचेज, लोकल शॉप पे परचेज कर रहे हैं, वो जो वैट लगता है वो किसकी पॉकेट में जाता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू ये वैल्यू एडेड टैक्स की वजह से जनरेट होता था। जीएसटी में प्रपोजल गवर्नमेंट ने ये रखा कि अब हम इस सिस्टम को चेंज करेंगे। जीएसटी में ऐसा बोला गया कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, इसको आप समझ लो, तो जीएसटी के जो अलग अलग नाम है ना वो भी पता चल जाएंगे। जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है विद इन द स्टेट, पहले गुजरात में हो रहा था तो क्या लग रहा था, वैट, और वो वैट किसकी पॉकेट में जा रहा था, पूरा गुजरात गवर्नमेंट की पॉकेट में। रेट भी वो लोग अपने हिसाब से एक स्लैब के अंदर प्लस माइनस कर सकते थे। अब बोला कि ऐसा नहीं होगा, इंट्रा स्टेट जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें जितना भी टैक्स कलेक्ट होगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट को हम आधा ही टैक्स देंगे। समझ आ रहा है? जैसे ही ये बात बोली ना, सारे स्टेट वाले बोले नहीं नहीं, जीएसटी से देश को खतरा है, देश में हम भी तो आते हैं, हमारी पार्टी को खतरा है, स्टेट चलेगा कैसे। जो पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट को पूरा मिलता था, अब आधा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम आपके इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस में भी इंटरफियर करेंगे और उसमें भी पैसा आपसे मांगेंगे। तो ये जो पोर्शन है ना, ये 50-50 है। तो इसकी वजह से सारे स्टेट अग्री नहीं थे कि भाई ये तो नहीं देंगे हम, नहीं तो आधे पैसों में स्टेट कैसे चलेगा। पहला उनको टेंशन वही आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट बोली नहीं, हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो भी तो बाद में स्टेट में अपोर्शन होता ही है ना, तो हम भी तो आपको पैसा देंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है मतलब जो पैसा हम डायरेक्ट पब्लिक से वसूल करते थे अब वो आपसे मांगना पड़ेगा। तो क्यों ऐसा, इससे तो बेटर है कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो चलने दो। ये जो अपोज होता रहा इतने साल, उसका एक मेन रीजन ये भी था। बट अब जो पास हुआ है उसमें यही फाइनली पास हुआ है। अब कैसे गवर्नमेंट ने सारे स्टेट्स को मनाया इस चीज के लिए, वो भी इंटरेस्टिंग है, उस पर भी आएंगे, वो आगे बात करेंगे। बट अभी आप ये देखो कि टैक्सेस जो है, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और कुछ स्टेट, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी जो करंट सिचुएशन जीएसटी में है, उसमें जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है वहां पे कौन से जीएसटी लग रहा है, एक आपने नाम सुना होगा, सीजीएसटी, और दूसरा आपने बोलते हैं, ये रेस्टोरेंट्स में आप बिल में देख लेना, ऐसे वो लोग आधा आधा सेम रेट पे चार्ज करते हैं, 50% सीजीएसटी और 50% एसजीएसटी। इसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, और इसको क्या बोलेंगे, स्टेट जीएसटी। तो ये किसके पास जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये स्टेट गवर्नमेंट के पास, जिस स्टेट में आपने परचेजेस किया और जहाँ पे आपने पेमेंट किया। तो ये गुजरात गवर्नमेंट को मिलेगा अपने केस में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। वैसे ही जैसे इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन भी तो होते होंगे। सूरत और मुंबई वालों के बीच में भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिल्ली वालों के साथ भी बिजनेस हो रहा है, तो वहां पे जो जीएसटी एक्सचेंज किया जा रहा है उसको अपने बोल रहे हैं आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। आया समझ में? ये कौन कलेक्ट करता है, ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। इसके पहले पुराने सिस्टम में जो लोकल टैक्सेस के बदले लगता था उसको बोलते थे सेंट्रल सेल्स टैक्स। जैसे वैट होता था वैसे यहाँ पे क्या था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो वो तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता था। तो सेम उसके बदले क्या आ गया, आईजीएसटी। तो अलग अलग नाम के बदले सब जीएसटी में ही समराइज कर दिया, लेकिन फिर भी देखो 3 टाइप के जीएसटी लगा दिए। मैं बोला ना, सामान वही है, पैकिंग नया है। समझ में आ रहा है? तो वैट और इसको उन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी कर दिया, सीएसटी को आईजीएसटी कर दिया। तो समझ आया नाम कौन कौन से हैं। अच्छा, यूनियन टेरिटरी का सिस्टम भी तो है अपने, है ना, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं, आपने जिनके भी नाम सुने होंगे, उसमें यूनियन टेरिटरीज में एसजीएसटी के बदले यूटीजीएसटी, ये 4th नेम आ गया अभी तक, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो वहां पे बोला कि सेम सिस्टम है, जैसे एसजीएसटी लगता है वैसे यूटीजीएसटी लगेगा। लेकिन ये यूटीजीएसटी किसके जेब में जाता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी स्टेट गवर्नमेंट के? यूनियन टेरिटरी को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टैक्स भी तो उनकी पॉकेट में ही जाएगा। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? तो अपोज करने का रीजन यही था, सारा पैसा आप ही ले जाओगे, हम क्या करेंगे। समझ में आया? तो ये यूटीजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। अब यूनियन टेरिटरीज में आपको एक खास चीज ध्यान रखनी है जो आपके लिए भी नया होगा। जितनी यूनियन टेरिटरीज के बारे में आप पढ़ते हो उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज जो है उनका पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। ये 2 जगह है, ठीक है। दिल्ली और पौंडीचेरी वैसे यूनियन टेरिटरी में आता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। दिल्ली के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपने नोटिस किया कभी? केजरीवाल की पार्टी है ही वहाँ पे। तो आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली में है तो वो क्या, स्टेट गवर्नमेंट ही है ना। अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी है फिर भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो फिर यूनियन टेरिटरी कैसे हुई? समझ में आया? तो वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ पे ऐसा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में विधानसभा एग्जिस्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल है, पावर्स डिवाइडेड है, और ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। मतलब दिल्ली को रूल करने के लिए आधे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आधे पावर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उस वजह से स्टेट गवर्नमेंट फुल अथॉरिटी अपनी शो नहीं कर पाती। अब दिल्ली गवर्नमेंट के पास ना दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में नहीं है,
और जो दिल्ली का म्यूनसिपल डिपार्टमेंट है, जैसे अपनी एसएमसी है, वहाँ पे एमसीडी है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये दो बड़ी चीजें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो वहाँ पे ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बिठा रखे हैं, एलजी बोलते हैं उनको, वो कंट्रोल कर रहे हैं आधे पावर्स, और आधी चीजें स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है एलजी काम नहीं करने दे रहे, एलजी बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, उस चक्कर में पब्लिक ढूंढती रहती है किससे बात करे। समझ में आ रहा है? ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पॉलिटिकली है वहाँ पे। पौंडीचेरी में भी सेम है। तो अगर आप दिल्ली के ट्रांजेक्शन की बात करोगे तो दिल्ली में जो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहाँ यूटीजीएसटी नहीं लगता है, वहाँ पे एसजीएसटी लगता है। मतलब यूनियन टेरिटरी होते हुए भी कौन सा टैक्स लग रहा है? एसजीएसटी। ये समझ आया? ये सेम पौंडीचेरी में भी यही सिचुएशन है। तो दो जगह अभी ये सिचुएशन है। जम्मू कश्मीर का जो अभी उन्होंने वो आर्टिकल 370 हटाया, उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया, वहां पे भी सेम चीज बोली है कि अभी ये यूनियन टेरिटरी है, मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो हमने दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, तो अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह उसको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर वहां पे भी विधानसभा एस्टेब्लिश करेंगे वापस से, और लोकल स्टेट गवर्नमेंट भी होगी जैसे दिल्ली में और पौंडीचेरी में है। तो ये तीसरा लोकेशन आने वाली है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे आपको ना यूनियन टेरिटरी होते हुए भी एसजीएसटी का सिस्टम मिलेगा, क्योंकि विधानसभा होगी। बाकी यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा नहीं होती। विधानसभा मतलब सेक्रेटेरिएट या जो स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली अपने बोलते हैं वो। तो गुजरात में विधानसभा है क्योंकि गुजरात में प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट है। यूनियन टेरिटरीज में वैसा नहीं होता। आया समझ में? तो ये एक्सेप्शन आप ध्यान रखना कि दिल्ली एंड पौंडीचेरी में यूटीजीएसटी नहीं लगता है। कौन सा जीएसटी लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यहाँ तक क्लियर पूरा पता चला? तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन पे हम कौन सा जीएसटी पे कर रहे हैं? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आधा सेंटर को जाता है, आधा स्टेट को जाता है। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करोगे तो कौन सा जीएसटी पे करोगे? आईजीएसटी। इतना क्लियर हो गया? तो चलो, ये टाइप ऑफ जीएसटी मैंने आपको बता दिया अभी तक जो एप्लीकेबल है। अब रेट्स की बात कर लेते हैं कि जीएसटी का रेट कितना है। आपने कितने रेट इसमें सुने वो मुझे बता दो। हाँ, जो भी रेट आपके ध्यान में हो। 4.5। ठीक है, और कोई रेट? 2.5 भी बोला। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी मिलाएंगे तो फिर 5% हो जाएगा। ठीक, तो एक 5% का रेट है। और कुछ? 6% प्लस 6% ऐसा कुछ भी आपने देखा होगा ना, तो वो 12% होगा। अपने ना टोटल की बात करते हैं, जैसे आईजीएसटी के हिसाब से टोटल जीएसटी की बात करते हैं। और कोई रेट? 18%। और कुछ? 24 है, 24% का रेट। स्पेसिफिक जिनको पता है ऐसे तुक्के मत लगाओ। और कोई रेट? ये वाले तीन तो सही है, 5 है, 12 है, 18 है, 24 नहीं है। और कोई रेट आपके ध्यान में? नहीं, 22 भी नहीं, 28 है। 28% का रेट है। और कोई रेट? इसके अलावा और कोई रेट है? इतने आपने पॉपुलरली सुने होंगे। जो नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें 5%, 12%, 18%, 28% ये सब आपने रेट सुने होंगे। इसके अलावा और भी रेट्स है। एक जो रेट है दैट इज 0.25%, ये स्पेशल रेट्स है। एक 3% का रेट है, ये भी एक स्पेशल रेट है। और ये किस पे लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 5, 12, 18, 28 में तो कुछ भी आ सकता है, डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज डिवाइडेड है। 0.25 जो स्पेशली अपने सूरत वाले बिजनेस के लिए रफ डायमंड्स, स्पेसिफिक रफ डायमंड्स के लिए ये एक रेट लगाया दैट इज 0.25%। डायमंड का काम आपको पता है कि कैश में काफी होता है, हिसाब नहीं है उसका। ठीक है, डायमंड वाला जो बिजनेस कर रहा है उसके पैसे कभी नहीं होते बोलने के लिए, सब छुपा के रखे हैं। डायमंड टेक्सटाइल जितने सूरत के बड़े बिजनेस है कंस्ट्रक्शन लाइन में, सब बेचारे गरीब है सरकार के सामने। बोले काम ही नहीं है, मंदी है, पैसा ही नहीं है, नुकसान है, वही चलता रहता है। लेकिन उनको पता है कि एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तो क्या किया ना, वो सारे ब्लैक के ट्रांजेक्शन्स को व्हाइट में करने के लिए उसके ऊपर एक नॉमिनल रेट लगा दिया 0.25%, जहाँ पे सरकार को कोई रेवेन्यू की बात नहीं है, लेकिन वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी वाली लाइन में लेके आना है, इसलिए एक छोटा सा रेट लगा के छोड़ दिया। तो रफ डायमंड्स का जो भी बिजनेस है, क्योंकि अपने यहाँ सूरत में आपको पता है रफ डायमंड्स का इंपोर्ट होता है, फिर उसके ऊपर पॉलिशिंग होता है, फिनिशिंग होता है, फिर वो पॉलिश्ड और जो कंप्लीट डायमंड्स है वो एक्सपोर्ट होते हैं वापस से, तो उस हिसाब से रेट लगा दिया। अब ये जो रेट है 3% वाला, दिस इज स्पेशली ऑन ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर, प्लैटिनम, प्रेशियस मेटल्स जो अपने बोलते हैं। तो किसी भी टाइप की ज्वेलरी पे आप गोल्ड कॉइन खरीद लो, गोल्ड बिस्किट खरीद लो, अगर आप कैश में नहीं खरीद रहे हो, बिल लेके खरीद रहे हो, तो आप देखना उसमें 3% का जीएसटी उन्होंने लगाया होगा। तो 3% रेट स्पेसिफिक ज्वेलरी एंड प्रेशियस मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। पहले भी क्या था, जीएसटी से पहले भी ज्वेलरी के ऊपर ना वैट और एक्साइज ड्यूटी मिला के टोटल 3% टैक्स था, तो उसी को उन्होंने जीएसटी के नाम से 3% लगा दिया, ताकि ना रेट्स में वेरिएशन नहीं है। तो पहले लोग जितना टैक्स दे रहे थे उतना ही दें, लेकिन नाम उसका चेंज करके क्या कर दिया, जीएसटी। तो ये दो रेट्स और नए वाले ऐड हो गए। अच्छा, एक 0% रेट भी वैसे होता है, जहाँ पे मतलब एग्जेम्प्टेड बोल लो या निल रिटर्न, निल रेटेड बोल लो, निल मतलब 0%, तो उन गुड्स पे आपको कोई जीएसटी देना नहीं। खाने पीने की चीजों पे, ब्रेड आइटम्स हैं, डेयरी आइटम्स है, इस पे आप कुछ खरीदते हो, सब्जियां खरीदते हो, तो उस पर कोई जीएसटी भर रहे हो क्या, तो वो सब 0% वाली कैटेगरी में आ जाती है। एक और रेट है
40%, ये है जीएसटी में मैक्सिमम रेट, 20 + 20 टोटल 40% का रेट। करंटली इसमें अभी कोई गुड्स या सर्विसेज कवर्ड नहीं है, लेकिन जो एक्ट पास किया उसमें एक मैक्सिमम ये लिमिट रखी हुई है कि भाई हम 40% तक जीएसटी लगा सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने सोच के रखा हुआ है, ये पता है किसके लिए रखा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये उसके लिए रिजर्व रखा है गवर्नमेंट ने। लेकिन अब ये भी कम पड़ रहा है, बोले अगर पेट्रोल पे जीएसटी, अभी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, पेट्रोल पे जीएसटी लगा देंगे ना तो 40% जीएसटी अगर चार्ज कर भी लेंगे तो भी पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी जो करंटली 100 रुपये के आसपास का जो रेट है उसमें 58% टैक्सेस हैं और अराउंड 40-42% ही उसका कॉस्ट है। तो पेट्रोल का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो 40 रुपये के आसपास ही है। 40 रुपये में प्रोडक्शन कॉस्ट और जो पेट्रोल पंप का जो डीलर है उसका कमीशन मिला के 40-42 रुपीज़ है। बाकी 58% टैक्सेस है। उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स ले रही है और पुराना सिस्टम एक्साइज एक्ट, वैट, ये सारे टैक्सेस लग रहे हैं जो पहले लगते थे। मतलब इन्होंने क्या किया, जीएसटी लाए लेकिन पेट्रोल को उसमें अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। पेट्रोल कवर्ड है जीएसटी एक्ट में लेकिन उसके ऊपर जीएसटी लगाया नहीं अभी तक। वो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर वो लगा देंगे ना तो 58% है ना 40% पे आके रुक जाएगा। तो आपका जो 96-97 रुपीज़ का पेट्रोल है वो 80 रुपये पे आ जाएगा। पब्लिक खुश हो जाएगी, लेकिन सरकार फिर बोले हम कैसे काम करेंगे। सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट का कोविड के बाद पेट्रोल पे ही चल रहा है, क्योंकि पेट्रोल अपनी मजबूरी है, सबको ज़रूरत है और सरकार के पास और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के सोर्सेज नहीं है। तो पेट्रोल पे ऐसी नज़र पड़ी है गवर्नमेंट की, और ऐसा एक गवर्नमेंट की नहीं सबकी, कि इसी से पैसे कमाने हैं बस। तो जो इतना रेट हाइक किया है ना उसका रीज़न वही है कि वहाँ से उनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर? ये तो ये जो रेट है अभी रिजर्व रेट है, इसमें कुछ भी कवर्ड नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। अभी किसी पे भी 40% जीएसटी लगता नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर पेट्रोल पे जीएसटी आएगा तो इससे नीचे वाले रेट पे तो नहीं आने वाला। ये रेट उसी के लिए काम आने वाला। आया समझ में? इनको भी लग रहा होगा कि 40 कम लिख दिया, जब पास करवा ही रहे थे एक्ट तो 50-60 भी लगा दिया होता तो कम से कम अच्छा रहता। बट अब ये 40% उनको अभी कम लग रहा है, तो जीएसटी जो है पेट्रोल पे लगा नहीं रहे। ये क्लियर हो गया? तो ये सारे रेट्स है 0%, 0.25, 3%, 5, 12, 18, 28 और 40। कितने रेट हो गए? 8 हो गए। बहुत ज़्यादा नहीं है। 1 नेशन 1 टैक्स की मार्केटिंग करके 8 रेट लगा रखे हैं, 4 जीएसटी लगा रखे हैं। समझ में आ रहा है? मैं आपको इसे स्टार्टिंग में बोला, प्रोडक्ट वही है, पैकिंग नया है। 8-8 अलग अलग रेट लगा दिए, 4-4 नाम लगा दिए, लेकिन बोला नहीं 1 नेशन 1 टैक्स। एक्चुअली में 1 नेशन 1 टैक्स नहीं है। 1 टैक्स होता तो सब पे एक ही रेट होता और एक ही नाम से जीएसटी होता, कि भाई सब चीज़ पे कॉमन जीएसटी। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, वो मार्केटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सिस्टम आपके सामने आया समझ में। अभी इस पर डिबेट चल रहा है कि नंबर ऑफ रेट्स को कम करो। ये इतने 8-8 जो रेट लगा रखे हैं ना, इसको थोड़ा समराइज करके मर्ज कर दो और कम रेट्स कर दो। 8 के बदले 4 या 5 में समराइज करो। कितने लोग बोल रहे हैं 2 या 3 ही रखो, बट अभी उस पर काम हुआ नहीं है। इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। आगे है समझ में? क्लियर? अब ये सब कुछ, ये जो रेट्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? तो एक जीएसटी का ना टैरिफ होता है। कस्टम जिन्होंने अटेंड किया उसमें भी एक टैरिफ की बात हो रही थी। टैरिफ का मतलब क्या होता है? एक रेट चार्ट होता है जिसके अंदर ना लिखा हुआ है कि कौन से गुड्स पे, कौन सी सर्विसेज पे कितना जीएसटी लगेगा। भाई किस पे 5% लगेगा, किस पे 12%, किस पे 28%। ये टैरिफ के अंदर क्लियर किया हुआ है। अच्छा, ये जो टैरिफ है ये रेगुलर बेस पे रिवाइज होता रहता है। क्लियर? अच्छा, इसको रिवाइज करने का काम करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या कोई अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट है, कौन है? तो उसके लिए एक नया टर्म यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ जिसको अपने बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। कहीं पे मे भी आपने न्यूज़ पे पढ़ा हो इसके बारे में, इनका नाम कहीं सुना हो, जीएसटी काउंसिल। अभी रिसेंटली 5 दिन पहले इनकी मीटिंग हुई थी तो थोड़ा न्यूज़ में आ भी रहा था। ये जो जीएसटी काउंसिल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है एक्ट के थ्रू, और बोला कि भाई आप लोग ध्यान रखना कि जीएसटी में ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, कौन से गुड्स, कौन सी सर्विसेज पे कितना जीएसटी कलेक्ट होना चाहिए, वो आप लोग ना डिसीजन लेना, और जो भी आप बोलोगे फिर वो फाइनल करेंगे। तो ये काउंसिल में होता कौन है, इसके मेंबर्स कौन है? तो देखो काउंसिल जो है ना वो एकदम अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम है उस हिसाब से चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं यहाँ पे और स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव में कौन? देखो मैटर सारा टैक्सेशन का है ना, फाइनेंस का है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे एक्यूरेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी होंगे एट प्रेजेंट जो भी है, वो इस काउंसिल के चेयरपर्सन है और वो मेंबर है। आया समझ में? अच्छा, हर स्टेट की भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट होती है, विधानसभा होती है, तो स्टेट के भी तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। गुजरात स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, महाराष्ट्र स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे फाइनेंस मिनिस्टर इस काउंसिल में मेंबर है। समझ आ गया? तो पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं सबके फाइनेंस मिनिस्टर्स जो उनके रिप्रेजेंटेटिव वो यहाँ पे मेंबर, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपने बोलेंगे, निर्मला सीतारमन अभी वो पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस काउंसिल के चेयरपर्सन भी है। आ गया समझ में? तो ये लोग जो डिसीजन लेंगे मिलके वो सारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो आप ये समझ लो किसी एक गवर्नमेंट का यहाँ पे वो नहीं चलेगा डोमिनियंस, कि जो भी उस गवर्नमेंट ने बोला वो करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके मेजोरिटी से वोटिंग होती है। अब वोटिंग वाला सिस्टम है,
ठीक है, वोटिंग के बेस पे होगा। अब वोटिंग में भी उन्होंने बोला कि जब काउंसिल में वोटिंग होती है तो 3/4 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होगा, जो कंपनी लॉ में अपने स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं ना, उस तरीके से हो गया। 3/4 मेंबर्स फेवर में होंगे तो डिसीजन पास होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे जब वोट्स की बात हो रही है तो वेटेड वोट्स का सिस्टम यूज कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है ना, स्टेट गवर्नमेंट तो कितनी सारी है, तो क्या होगा, इन बेचारों को एक वोट यूज करने को मिलेगा तो इनकी वैल्यू कम नहीं होगी, थोड़ी तो ज्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए। तो बोला कि जो वोट्स हम डिवाइड करेंगे वो वेटेड वोट्स होंगे, सारे स्टेट्स को मिला के 2/3 वेट दिया जाएगा उनके वोट्स को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एक वोट को भी 1/3 वेट दिया जाएगा। ये भी फेयर इनफ है, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बेचारी, फिर वो 30 में से एक वोट, तो उनका रेशियो ही कितना हो गया, 1/30, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा तो उसको वेट ज्यादा देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो या 1/3 वेट उनके वोट्स को मिलेगा, 2/3 वेट सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के वोट्स को मिलेगा, वेटेड वोटिंग हो गया, और इसके हिसाब से वो 3/4 मेजोरिटी काउंट होगी। ऐसा काउंसिल का सिस्टम है, आया समझ में। तो ये काउंसिल वाले क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग करते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बोला कि गवर्नमेंट ने बोला था कि हमें ऐप लगाने दो, हमें भी पता है कि प्रैक्टिकली डिफिकल्टीज आएंगी, बट आपके सजेशंस को हम एज अ फीडबैक यूज करके ना इमीडिएट उस पर काम करेंगे। वो सारा काम ये काउंसिल करती है, और ये लोग एवरेज हर 15 दिन में मीटिंग करते हैं। अभी तक जैसे मैंने आपको बोला कि 5 ईयर्स रिसेंटली अभी कंप्लीट हुए 30 जून को, 5 साल में इन्होंने 47 मीटिंग्स किए रेगुलर बेस पे। अभी जो मैंने लास्ट मीटिंग आपको बोली वो 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी। तो ऑन एन एवरेज आप देख लो कि महीने की एक मीटिंग का एवरेज तो आ ही गया अप्रोक्सीमेटली। तो हर महीने लोग मीटिंग करते हैं, जो भी अपडेट्स हैं डेटा को लेके, इसको लेके, उसके ऊपर डिसीजंस होते हैं, और बार बार इसके अंदर स्लैब्स में चेंजेस आते रहते हैं, और इतने फ्रीक्वेंट चेंज आते हैं कि किसी के लिए भी याद रख पाना कि कौन से स्लैब में क्या है मुश्किल है। प्रोफेशनल्स को भी एक बार टेरिफ रिफर करना ही पड़ता है कि लास्ट अपडेटेड टेरिफ क्या है, और इतना एक्यूरेट होता है कि आज मीटिंग हुई तो आज शाम को उन्होंने फाइनल कर दिया कि कल से ही नए रेट एप्लीकेबल, बिल्कुल टाइम नहीं लगाते, सब कुछ रेडी है। तो इमीडिएट काउंसिल की मीटिंग के बाद अगले दिन रात 12 बजे से रेट चेंज हो जाते हैं, तो कोई भी चीज़ किसी में भी जा सकती है। इनिशियली गवर्नमेंट ने ना ये हायर स्लैब्स में ज़्यादा चीज़ें रखी थी, बिकॉज उनको ना जीएसटी कलेक्शन से एक रेवेन्यू मेंटेन करना था, पुराने एक्ट से नए पे गए तो रेवेन्यू लॉस नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट का टारगेट था कि वो एक रेवेन्यू आने लगेगा तो हम धीरे धीरे 28 वाली चीज़ों को 18 में ले जाएंगे, 18 वाली को 12 में ले जाएंगे, क्योंकि जीएसटी से ना ज़्यादा लोग जीएसटी में रजिस्टर होंगे जो पुराने एक्ट में थे उसके कंपेरिजन में। तो हमें एब्सोल्यूट नंबर, टोटल अमाउंट से मतलब है, पर पर्सन ज़्यादा जीएसटी लेने से मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि टोटल कलेक्शन कंट्री चलाने के लिए जितना होना चाहिए उतना हमें मिल गया ना, तो मोर देन इनफ है। तो उन्होंने किया भी। पहले इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, फिर इसमें से काफ़ी सारे 18 मिले गए। इसमें बहुत नॉमिनल है, 10 या 20 प्रोडक्ट होंगे जिन पर टोटल 28% जीएसटी लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये टैरिफ के अंदर बहुत कम चीज़ें कवर होती है। क्लियर। अभी गवर्नमेंट का जो जीएसटी कलेक्शन है, आपने कोई नंबर सुना महीने में कितना जीएसटी कलेक्ट करती है सरकार? सब कुछ मिला के टोटल जीएसटी कलेक्शन इंडियन गवर्नमेंट का एक महीने का कितना है? कोई नंबर, कोई डेटा आपने कहीं पे सुना? क्योंकि न्यूज़ पे काफ़ी आता है और पॉपुलर है, ये डिस्कशन होता रहता है। किसी ने कोई भी नंबर सुना? ये एक महीने का था कि पूरे साल का था? एक महीने का 1,45,000 करोड़। तो इसी रेंज में है, वो रेंज सही है। अभी मार्च अप्रैल का जो डेटा आया था उसमें अभी तक रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्ट हुआ था, दैट अमाउंट वाज 1.68 लाख करोड़ एक महीने का। पूरे साल का नहीं बोल रहा हूँ, पूरे जन्म का भी नहीं बोल रहा हूँ, एक महीने का, ठीक है। पूरे इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन सारा हुआ गवर्नमेंट का, दैट इज 1.68 लाख करोड़ रुपीस। समझ आ रहा है? तो ये पूरे साल का अगर आप इसका एवरेज करोगे तो दिस इज समवेयर बिटवीन 18 to 20 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट एक साल में जीएसटी से इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अच्छा, वैसे बाकी टैक्सेस भी तो हैं। एक इनकम टैक्स की बात हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलता है इनकम टैक्स का, इस फाइनेंशियल ईयर जो भी एंड हुआ उसका जो टैक्स कलेक्शन आया, दैट डेटा इज अराउंड 14 to 15 लाख करोड़ रुपीस। तो गवर्नमेंट की इनकम पूरे साल की जो है ये दो मेजर टैक्सेस से, दैट इज अराउंड 33 to 35 लाख करोड़ रुपीस एक साल की। उतनी चाहिए भी, अपने को लगता है इतने पैसे, कितना टैक्स और क्या चाहिए, इतने पैसे तो कमा रहे हैं, बट उसके सामने खर्चा भी तो है ना। जो बजट आप सुनते हो, रेलवे पे, डिफेंस पे, आर्मी पे, नेवी पे, ये सब पे तो खर्चा हो रहा है। तो प्रोजेक्ट्स जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है उसमें से फंड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पैसों की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है ज्यादा टैक्स दोगे, ज्यादा पैसा दोगे तो डेवलपमेंट ज्यादा करेंगे, नहीं दोगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर मत बोलना इलेक्शन के टाइम पे कि हमने कुछ किया नहीं। समझ आए? तो इसलिए वो लोग टैक्सेस उतना कलेक्ट कर रहे हैं जितना उनकी नीड है। दिस इज द डेटा। ये अमाउंट आपको एक रफ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इतना कलेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। पता चला यहाँ पे। तो टैरिफ की बात हमने की, जीएसटी काउंसिल में क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और कितना अप्रोक्सीमेटली टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है जीएसटी की जो इम्प्लीमेंट हो रही है। क्लियर, ये समझ आ गया? तो ये सारी बातें जीएसटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। इसमें से आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ, कोई क्वेरी है अभी तक, कुछ पूछना है तो बताओ। आया पूरा समझ में? ठीक है। तो ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे जो सेक्शन में है, जो बाकी की थियरी है, वो अपने कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज सिर्फ इसका आपको बेसिक बताना था कि एक्ट है क्या एग्जैक्टली।
क्लियर? ठीक है, बस तो आज का लेक्चर यहाँ पैकअप करते हैं, बाकी चीज़ें फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके।